हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक कल वाला ही जो रिमेनिंग पार्ट है उसी को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, जहाँ तक हमने कल देखा था उसको हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, है ना। रिव्यू से एक फ़ायदा होता है कि थोड़ा ताज़ा हो जाता है ना, फ्रेश टाइप। देखिए, हमने पढ़ा था कल ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये चल रहा था हमारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट नरेशन में। और हमने कल जान लिया था कि होता क्या है। विस्मय आदि बोधक हिंदी में कह रहे थे इसको, और इसको डिफाइन किया गया था। तो डिफाइन था ये कि जो आश्चर्य प्रकट करे, और आश्चर्य की हमने पूरी थ्योरी सुनी थी। ठीक है, आश्चर्य होता क्या है। तो हम उसको शॉर्ट में इतना बोल सकते हैं कि जितना कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो सोचे समझा नहीं है, अचानक से हो गया है, ऐसी सभी चीज़ें एक्सक्लामेटरी हैं। ठीक है, उसका सेंटेंस भी लिखा था हमने। 2 टाइप सेंटेंस हमारे पास आए थे, और जिनका फॉर्मूला ये बेस्ड था, ये वाला। ठीक है, ये एडजेक्टिव होना या ना होना, इसके आधार पर हमने देखा था 2 वाक्य आए थे बस। जो हमारे पास पहला था हाउ हाई द ट्रीज, इसके अंदर हाई एडजेक्टिव था। और दूसरा हमारा था ये व्हाट ए चेयर, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं था। एडजेक्टिव को ध्यान रखें, सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होता है, कई बार एडवर्ब भी होता है। ठीक है तो इन दोनों बातों के बेस करके अगर कोई क्वालिफाइंग या मॉडिफाइंग वर्ड है, ये याद रखो, तब तो ये हमारा ये चलता है ऊपर वाला, उसको हम रिप्लेस करते हैं वेरी से। ये लिखा भी था मैंने ना, ये एडजेक्टिव एडवर्ब को वेरी से रिप्लेस किया। अब नहीं है कोई तो फिर उसमें उस सेंस के हिसाब से ग्रेट, फाइन, ग्रैंड, शानदार के अच्छे या अच्छे की चीज़ के अर्थ में ये लगाना था। ठीक है, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस हमने देख लिए थे। अब इसके बाद हम इसके अगले हिस्से में आएंगे, वो अगला हिस्सा जो थोड़ा और एक्सटेंड होके चलता है। अब ये क्या है एक्सटेंड होके, है ना, देखिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस, जैसे ये तो पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी था जो हमने अभी देखा। इसके बाद क्या होता है, कुछ सिर्फ वर्ड्स ही हैं, एक जैसे शब्द आया तो सिर्फ वही एक्सक्लेमेटरी है, उसके पीछे जो पार्ट आएगा लिखा हुआ सेंटेंस का वो एक्सक्लेमेटरी ना होगा। याद रखेंगे ये बात, कि आता इस चैप्टर में ही है, लेकिन सारे का सारा सेंटेंस वो एक्सक्लेमेटरी नहीं है। भले क्या है, उसका सिर्फ एक वर्ड एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो वो सब एक साथ ही प्लस होगा। जैसे एक बात देखें, ये कुछ साइड मैं वर्ड लिख रहा हूँ। जैसे ये वर्ड है एलास, फिर आपका वर्ड है ओ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आते जाएंगे साथ साथ। फिर आपका वर्ड लिखा है हुर्रा, कई बार आता है गुड हेवंस। और कुछ बुक्स में ये भी देखा जाता है ना, जो मैं लिख रहा हूँ अभी, जैसे है फी। वैसे बहुत कम है ये, लेकिन है फिर भी। और एक आपका वर्ड आएगा आपको ब्रेवो। देखो, ये सभी जो शब्द देख रहे हो आप, ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंस लिए हुए हैं, ये खुद एक्सक्लेमेटरी हैं। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। देखिए, एक्सक्लेमेटरी है ना। अब हम इनके बारे में 2 बातें जानेंगे। पहली बात तो ये कि इनका मतलब क्या होता है ना। देखो, हर वर्ड के साथ 2 चीज़ें होती हैं, ये याद रखें आप जब भी इंग्लिश को पढ़ें, तो 2 बातें जरूर याद रखें। कोई वर्ड है या सेंटेंस है ना, एक तो होता है उसका वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग को बोलेंगे अर्थ। और एक होता है उसका सेंस, सेंस को बोलते हैं भाव, मीन्स, मतलब। हम्म तो ये हमें दोनों बातें यहाँ चेक करनी है कि इन वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग, और इनका सेंस क्या होता है। ठीक है, किस चीज़ को शो करते हैं, ये दोनों बातें देख लो आप। देखिए, अलास को लें तो अलास का जो हिंदी है, मतलब वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग होता है इसका होता है हाय। ऐसे लिख लेना है ना, ये तो इधर है वर्ड मीनिंग। एक तरफ तो लिख लिया हमने इसका वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग में कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर लो। इन्हीं वर्ड्स का वर्ड मीनिंग। अब इस साइड हम लिख लेंगे इसका सेंस क्या है। देखिए अब वर्ड मीनिंग हो गया, हम देखें सेंस क्या है।
और ये जो पहले वाला एलास है ये दिखा रहा है हाय का, तो हो गया वर्ड मीनिंग। अब सेंस जाता है दुख से। ये जरूर सुने होते हैं आप लोग कि हाय जो हम बोलते हैं ना कई बार, हाय हेलो, है ना, सुने होते हैं आप, हाय हेलो, हाउ आर यू, ही। तो ये तो इसका सेंस ये वाला नहीं होगा, है ना, ये तो होगा खुशी के लिए बोलते हैं, जब कह रहे हैं हाय हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ तो हम दुखी नहीं है, वैसे ही जान रहे हैं ना, फॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब कभी हम दुख के सेंस में बोलते हैं, और ये दुख होता है जैसे हाय, हाय मतलब कोई मर गया है ना, कोई डियर वन है, या कोई बहुत आपके करीबी था, तो उसके मर जाने पर जब हम ये हाय, हाय रे, इस तरह, है ना, ये जो वर्ड्स आता है तो ये उस सेंस में यूज़ होता है जहाँ पर ये दुख को दिखाए। इसका जो ओ है, ओ का जो वर्ड मीनिंग है वो ओ है ना। और इसको अगर मीनिंग में लाएं अर्थ में, तो इसका जो सेंस है वो होता है आश्चर्य से। जहाँ पर आश्चर्य दिखाए गए हों वहाँ इनको यूज़ करेंगे। वैसे सब में आश्चर्य होता है। एक बात यहाँ सोच के चलो, जो हमने इसकी परिभाषा करी थी, तो परिभाषा हो रही थी आश्चर्य होना। अब दिया देखिए कि ये बाकी चीज़ें जो लिखी हैं ये भी आश्चर्य ही होंगी। कैसे? कि जैसे मान लीजिए हम अलास हाय ये वाला दुख वाली बात बोल रहे हैं, तो दुख वाली बात में क्या है कि दुख वाली बात को भी मान लीजिए कोई किसी का कोई मरा है ना, और अब उसे रोना है। ये इमेजिन कर लीजिए आप कि किसी को मरा है, उसे रोना है, तो रोने में क्या होगा कि वो प्री प्लान करके नहीं रोएगा, जैसे उसने स्ट्रेटजी बना ली हो कि मुझे ये वाली ट्यून में रोना है ना, या ऐसे ऐसे, ये नहीं होता है। अगर कोई रियल में दुखी है तो उसका निकल ही जाएगा रोना अपने आप, बिना प्लान किए ही। या जो भी वो बोलेगा रोते समय कुछ वर्ड्स बोलेगा, सेंटेंस बोल सकता है, तो कई बार बेसुध इतने हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता क्या कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो यही एक्सक्लामेटरी चीज़ें हैं जिनमें हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है और वर्ड्स निकलते जाते हैं या सेंटेंस निकलते जाते हैं, लॉजिक भी नहीं लगाते उस समय। तो अब यहाँ जब हम बना रहे हैं उसको, तो हम उसको लॉजिक के साथ ही बनाएंगे, ये वाला पॉइंट है। अब देखिए हुर्रा है अगला, तो ये हुर्रा ही होता है, ये भी हिप हिप हुर्रे सुने होंगे आप, है ना। और हुर्रे, ये जैसे कोई मैच जीत जाता है, कहीं कोई खुशी का विषय हो गया, आपने कुछ ऐसे कोई टारगेट था आपका और वो आपने अचीव कर लिया है, तो वहाँ पर ये, और ये भी दिखाएगा आपका खुशी को। हिप हिप हुर्रे हमेशा खुशी के लिए होंगे। ये आप जानते हो ना कि कोई एक्साइटिंग बात हुई है जो हम एक्सपेक्ट किए थे कि ऐसा होना चाहिए, वो है ना। कभी भी हम दुख के लिए हिप हिप हुर्रे नहीं करेंगे। और सोशली आप देखते ही हो। चलिए, अनस सैफी गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। और ये बात सुनिए कि जो भी आपका लगे, है ना, मैं पूछता हूँ कई बार कमेंट के लिए, तो आप अपनी तरफ से भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये नहीं हमें क्लियर हो रहा है, तो आप उसका भी लिख के भेजें कि सर ये बताइए, ये या एक्सप्लेन करिए इसको फिर से। ठीक है भाई, बताइए अनस सैफी। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, जब तक तो रेस्पॉन्ड नहीं करते हो आप लोग, फिर हमें लगता नहीं है ना हम जो पढ़ा रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अगर रेस्पॉन्ड करेंगे आप तो हमें और अच्छा लगता है ना, हम उससे और एक्साइटेड होते हैं और हमें भी ऐसे मानो फोर्स मिलता है, बल मिलता है उससे। चलिए, मोहम्मद सारिक भी आए हैं, सभी का स्वागत है। और हाँ, अपने ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो लिखा है इसको मैं अभी फिर से बता दूंगा, है ना, शायद अभी ज्वाइन किए हैं। देखिए, अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया, सिर्फ वर्ड लिखे हैं। आप फिर से सुन लीजिए एक बार। ये जो सब वर्ड्स लिखे हैं, जैसे अलास है, कल का जो हम पढ़े थे, कल से आगे है, जहाँ हम कल पढ़े थे कल से ठीक आगे है। और कल का से क्या था, वो बेसिक था कि एक्सक्लेमेटरी होता क्या है, और हम उसको जाने थे सिर्फ इतना कि उसका इतिहास क्या है, कहाँ से निकल कर आया, कैसे बना, है ना, और वो बाकी सेंटेंसेस से अलग कैसे है, ये सब हमने कल जाना था। अगर कल को भी कल के सारे चीज़ को लेकर आपको डाउट अगर कोई है तो उसको भी आप बता सकते हैं, मैं उसको भी फिर से आपका रिवाइज करा दूंगा। अब उसके अगला स्टेप पर हम आए हैं। ये अगला स्टेप ऐसा है कि कल जो हमें सेंटेंस मिला था उसमें देखिए सारा का सारा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होता है उस हिस्से में। यहाँ जो हम आ रहे हैं, अब यहाँ सारा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी नहीं होगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि यहाँ सिर्फ ये शब्द जो मैं लिखा हूँ ये शब्द ही एक्सक्लामेटरी है। इसके जो पीछे सेंटेंस आएगा वो हमेशा ही
किसी और प्रकार का हो सकता है ना, और मोस्टली एक्सक्लेमेटरी ही होगा, वो ना होकर वो असर्टिव होगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स को हम जान रहे हैं। इन वर्ड्स को जानने का क्या है, मैंने दो तरह से बताया था अभी कि ये वर्ड्स हम जानेंगे कि इनका एक दो तरह की बातें हैं इनके अंदर। एक तो इनका है वर्ड मीनिंग, एक इनका है सेंस। और अभी हम कह रहे थे कि वर्ड मीनिंग अलग हो सकता है कई बार, और सेंस अलग हो सकता है। वर्ड मीनिंग का अर्थ है कि शब्द का अर्थ, और जो सेंस है, सेंस का मतलब होता है उसका भाव क्या है, कहना क्या चाहता है ना, मतलब क्या है। तो वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, आइए, यहाँ तक हम देख लिए। एलास का जो वर्ड मीनिंग है वो हाय है, और इसका सेंस होता है दुख, किसी डियर बन के मर जाने पर होता है। ओ से उसका जो मीनिंग है ओ ही है, और ये आश्चर्य शो करता है, सरप्राइजिंग। हुर्रे, जो हुर्रे वर्ड लिखा है, ये हुर्रे, ये सेम यही वर्ड है, और शो करता है खुशी को। अब ये गुड हेवंस। गुड हेवंस का हिंदी मीनिंग अगर करें तो ये होता है हे ईश्वर। ठीक है, कई बार बोलते हैं हम हे ईश्वर या अल्लाह, है ना, इस तरह की चीज़ें। और ये दो तरह का सेंस आपको देगा। एक तो ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पर, जो सेंटेंस आया है उसके पीछे जो कवरिंग सेंटेंस आएगा उस पर बेस्ड होगा, है ना। एक तो कई बार ये आश्चर्य को भी शो करता है, और कई बार ये शोक को शो करता है। शोक बल्कि लिख लीजिए आप, ये दुख लिख लीजिए, कई बार आपको डाउट करता है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि ये ऊपर वाला और यहाँ वाला दुख में डिफरेंस क्या है। ये भी दुख है, ये भी दुख है। इसके आगे आ रहा है आपका फी फी। ये वैसे बहुत कम बुक्स में है, एक दो बार ये एग्जाम्स में आया था, तो बस उसी हिसाब से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। और इसका हिंदी होता है जी छी छी। ये छी छी आप सुने भी होंगे ना, काफ़ी फेमिलियर चीज़ है। और ये यहाँ दिखाता है शर्म को, इसका जो सेंस है। अब ये शर्म को समझ के रखिए आप। शर्म है, देखिए दो तरह की शर्म होती है ना। एक शर्म तो है ये कि घर पे मेहमान आए हैं, और कोई एक बच्चा ऐसा जिसे शर्म आ रही है, आ नहीं रहा है, रसोई में घुसा है, घर वाले कह रहे हैं चल नमस्ते तो कर ही ले, सलाम कर ले, है ना, लेकिन नहीं आ रहा वो, है ना। एक तो शर्म ये है। लेकिन यहाँ जो हम बात करने वाले हैं ये वाली शर्म की नहीं कर रहे हैं। एक शर्म और होती है, और वो शर्म को बोलते हैं जो रिमोर्स वगैरह होता है, आत्मग्लानि, है ना। हमसे कुछ ऐसा हो गया है कि अपने अंदर अंदर से हमें गलती फील हो रही है, ये वाली शर्म की हम यहाँ बात करते हैं, उसे बोलते हैं ये फी फी करके। ठीक है, अब देखो उसके आगे बढ़े। ब्रेवो। ब्रेवो का हिंदी मीनिंग होता है शाबाश, या शाबाशी देना भी कह सकते हो आप उसको, ना। और ये भी आपका दिखाएगा खुशी को ही। मीन्स कि जब आप किसी को शाबाशी दे रहे होंगे, आप जरा इमेजिन करिए, जब शाबाशी दे रहे होंगे तो उससे खुश हैं आप, तभी उसको शाबाशी दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको बड़ा परेशान कर रहा है कोई, परेशान हो, दुखी हो, और फिर आप उसे शाबाशी दे रहे हो कि ठीक है बेटे और परेशान कर। ऐसा तो होता नहीं है ना। वो आपको बड़ा कोई अच्छा लगा है, उसका कोई काम या जो भी परफॉर्म किया होगा कोई, उस अच्छा लगा, आपने उसको शाबाशी दी। अभी हम इन सब के बारे में माइन्यूटली देखेंगे, है ना। अब देखो, जहाँ भी किसी का कोई डाउट हो तो बीच में आप कमेंट करें। अब हम इनके आने पर क्या करते हैं वो ठीक लीजिए। इनके आने पर देखिए, हम थोड़े थोड़े जो रिपोर्टिंग वर्ब हम कल लिखे थे एक्सक्लेम्ड करके, है ना, उस एक्सक्लेम्ड में ही थोड़ा सा चेंजेस आता है। जैसे अलास का कोई सेंटेंस आया, अभी मैं सेंटेंस भी दिखाऊंगा, पहले हम एक टेबल से तैयार कर लेते हैं ये, है ना, कि किस में क्या होता है, फिर हम आराम से देखते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे, है ना, ये बहुत इजी हो जाएगा फिर। अब देखो कहीं पर अलास अगर आया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जो चेंज तो हमने एक्सक्लामेटरी में सबको एक्सक्लेम्ड में ही करना है। अब अगर अलास लिखा है तो उसमें थोड़ा सा हम एक पार्ट और जोड़ देते हैं, जैसे विद सोरो। सोरो का मतलब दुख है, जरूरी नहीं है कि सोरो ही लगाना है आपको, कोई भी दूसरा दुख का वर्ड लगा सकते हो आप। ठीक है, जैसे ग्रीफ है, सैडनेस है, लेकिन याद रखना है कि नाउन वर्ड होना चाहिए वो, यहाँ जो भी लिख रहे हो आप वो नाउन हो। आसान सोरो ही है, चक्कर में ना पड़े। अब ओ या ये वाला आता है तो आप इसको लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। वैसे यहाँ एक बात आती है कि एक्सक्लेम्ड का मतलब भी सरप्राइज करना ही है ना, और सरप्राइज आप साथ लिख रहे हो तो फिर डबल हो जाता है, इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। वैसे ऐसा बहुत मुश्किल से आता है, अगर केवल हम एक्सक्लेम्ड लगाएं तो वो भी सरप्राइज का ही मतलब है।
क्योंकि एक्सक्लेम्ड जो वर्ड है वो सरप्राइजिंग सेंस ही रखता है अपने अंदर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से निकल कर आया है। तो इससे बचने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ये रूलिंग चल रही है तो आप उसको सीरीज में रख लीजिए फिलहाल। अब हुर्रा है जैसे, तो फिर इसको वैसे एक्सक्लेम्ड विद ये आता है जॉय के लिए, खुशी दिखा रहा है। तो जॉय आनंद के साथ कोई बोल रहा है। गुड हेवंस है, अब यहाँ पॉइंट करेंगे। गुड हेवंस यदि आश्चर्य के लिए आया है, ठीक है, तो उसमें लगाना है आपको सरप्राइज, यहाँ ये मस्ट हो जाता है। अगर गुड हेवंस के पीछे कवरिंग सेंटेंस जो लिखा है वो अगर आपका आश्चर्य दिखाता है तब तो आप लगाइए सरप्राइज, ठीक है। और लेकिन दुख को दिखाता है फिर आपको ये लगाना है, ठीक है। ये दुख के वाली बात हम लिख रहे हैं। और क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। और याद रखें कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो दुख के लिए है, आश्चर्य बहुत रेयर केसेस में है, ज़्यादा जो होता है दुख के लिए होता है, ठीक। अब फी वाला मैटर है, इसको भी एक्सक्लेम्ड, इसकी जो वर्ब होती है वो होता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट वर्ड आप सुने होंगे, ये कंटेम्प्ट वर्ड आता है फिल्म वगैरह में, है ना, कि जब जज साहब बोलते हैं सामने बैठे हैं, कह रहे हैं ना दिस इज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ये अदालत की तौहीन है ना। किसी हीरो ने कुछ बोल दिया होता है, ऐसे देखते ही है ना, तो जज साहब भड़क उठते हैं वहाँ पे, और भड़क गए हैं तो ये वर्ड बोलते हैं वो कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है शर्म की बात है, तौहीन की बात, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक। अब जो लास्ट हमारा है ब्रेवो, इसको देख लेंगे आप, ये सबसे अलग चलेगा। मैंने लिखा भी इसको लास्ट में इसलिए कि इसका जो सिस्टम है वो सबसे अलग है। इसके लिए वर्ब ही एक्सक्लेम्ड नहीं आती, ये जो देख रहे हो आप यही चेंज हो जाता है। तो इसके लिए एक वर्ब बनती है एप्लॉयडेड, इसकी स्पेलिंग पर भी ध्यान दें आप, एप्लॉयडेड। और इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को लिखना भी मस्ट है। अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को मानेंगे आप, ठीक है, अज्यूम करते हैं ऑब्जेक्ट को। और ये पीछे ये जो चैप्टर्स गए हैं उन सब में सिखाया गया होगा आपको ना, आई होप, ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं। और यदि किसी को नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं तो हम उसको सीख लेंगे, ये आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं और कब मानते हैं और क्यों ही मानते हैं, ये भी है ना, सारी चीज़ें हम उसके अंदर रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए एप्लॉयडेड, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, कई बार ये होता है वहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लिखना मस्ट है इसमें। इसके जस्ट बाद हमें एक वर्ड लगाना होता है सेइंग, और फिर उसके बाद हम कंजक्शन लगाते हैं दैट। और कल हम बात कर रहे थे कि दैट जहाँ लग गया है, जिस भी सीरीज के सेंटेंस में दैट लग गया है तो उसके आगे अब असर्टिव आएगा, ये मस्ट है, क्योंकि दैट जो होता है वो असर्टिव का ही कंजक्शन है। अब जो ऊपर हमारे सारे लिखे हैं यहाँ भी आप ध्यान रखें, इन सब का कंजक्शन भी दैट है, ठीक है। अब उससे एक बात समझ जाए, मैंने अभी कहा था कि सिर्फ ये वाले वर्ड जो शुरू में लिख रहे हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंस रखते हैं, इनके पीछे जो सेंटेंस आएगा वो ऑलरेडी असर्टिव ही होगा, इसीलिए सबका कंजक्शन दैट है। अब हम आते हैं, आप मुझे एक कमेंट में ये बताइए कि मैं इनमें से सब में से किसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, ठीक है, जल्दी करिए ज़रा, ये मुझे बताओ कि इनमें से किसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, कि ये वाला दिखा दो सर, ठीक है, इस तरह से आप बताइए। कमेंट करिए जल्दी से, जिस जो भी आपको हार्ड लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो उनमें से वो आप मुझे बता दीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको सीखेंगे। सुन पा रहे हैं सब मुझे? कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आप, है भाई, कुछ तो रेस्पॉन्ड करो। ये नीचे करना किधर से होगा? अच्छा अच्छा, करेंगे, देखो फिक्स वाला, अच्छा अच्छा, यहाँ करना है ना फिक्स वाला, मतलब
उस वर्ड को फिक्स तो कोई लिख नहीं रहा है, वो बताइए अंशी है ना, ये क्या, जैसे ये वर्ड लिख दो आप, अलास, ओ, हुर्रा, गुड हेवंस, फी, वेराबो, इनमें से कुछ लिखो फिक्स, कौन सा फिक्स आप बोल रहे हो? लास्ट वाला ही होगा शायद, है ना, आई थिंक। फिक्स वाला आप ऐसे ही बोल रहे होगे ना लास्ट वाले को। अच्छा, चलिए फायर वो ये अच्छा फी वाला है। गुड गुड गुड, ठीक है ना। तो देखिए हम ये, मैं समझता हूँ आपको नया लग रहा होगा ना, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। देखो जी, हम इसका इस एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस लिखा है, अभी उसको पीछे आप ध्यान रखें जो पीछे निकल गया। ही सेड फी यू डिड रॉन्ग। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप, है ना, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो स्ट्रक्चर आपको बताएगा है ना करना क्या है। जो मैं अभी बार बार बोला था कि जो वर्ड आए हैं हमारे ये वाले, ये इतना हिस्सा तो ये हो गया है ना, देख लीजिए गौर से आप इसको, ये इतना हो गया पार्ट हमारा। बाकी जो लिखा है रिमेनिंग पार्ट, इस पर जरूर गौर करें। जो रिमेनिंग पार्ट है, यू डिड रॉन्ग लिखा है, जैसे यू डिड रॉन्ग। अच्छा, हुर्रा का भी सेंटेंस बताना, चलिए अनस साहब भी बताएंगे, है ना, अभी पहले इसको देख लीजिए। तो देखिए यू डिड रॉन्ग लिखा है, ये इसको पहचानने की कोशिश करो आप, ये कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है पीछे? असर्टिव है ये, कल मैंने बात की थी, असर्टिव है। और असर्टिव क्या होता है? स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, मीन्स सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे लास्ट होता है, राइट। ये हमारा वैसा ही है, इतना हिस्सा इधर को। पीछे हम एक बात देख के आए होंगे जरूर, आपने देखा ही होगा ना, कि अगर हम इंटरोगेटिव को बना रहे थे तो उसको भी असर्टिव में लाना पड़ता था। इसके आगे ऑप्टेटिव को बनाओगे आप, उसको भी असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। असर्टिव तो असर्टिव में था ही पहले वाला, और जो बीच में एक इम्पेरेटिव और सीख के आए होगे आप, उसमें भी कुछ हिस्से उसके वो भी असर्टिव में फॉर्म होते हैं, जिनमें लेटर्स याद होगा आपको ना, लेटर्स दैट से कनेक्ट होकर चलता है। तो ये दैट वाली सीरीज जितनी भी है, वो दैट वाली सीरीज असर्टिव को कनेक्ट करेगी। अब देखो ये बात समझ के रखें कि ये वर्ड्स तो आपके आएंगे ही, इस मेन यही है ये वर्ड, इससे आप समझ जाएं कि ये हमारे जो सीरीज में लिखा हुआ है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमें इसके आगे वाला करना है। इसका मीनिंग सुन लीजिए। ये किसी ही ने कहा है, ही सैड फी यू डिड रॉन्ग। मीनिंग आता है इसका कि छी छी आपने गलत किया, मतलब कुछ ऐसा कर दिया है कि वो औरों को भी शर्म आ रही है, इतना कुछ बुरा हो गया है। तो आपका जो वो सिचुएशन किस में है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, किस सिचुएशन में किसने बोला, क्यों बोला, क्या किया उसने, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें क्या है, हमें जो मिल रहा है संदेश वो इससे मिल रहा है, ये शब्द हमारे पास है, ठीक है। इतना हमें समझ जाए कि ये किसी ख़राब काम की बात हो रही है। अब हम उसमें लाएं, देखो बनाएंगे इसको। ये वर्ब तो वही एक्सक्लेम्ड में चेंज होनी है, ही एक्सक्लेम्ड, और उसके आगे लिखा था हमने विद, और वो वर्ड था कंटेम्प्ट। अभी मैं बोला था ये कंटेम्प्ट वर्ड आप सुने होते हैं ना, और ये बोला जाता है फिल्म में, जज साहब बोलते हैं, और भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा इजीली समझ में आया इसलिए बता रहा हूँ। लिखा हमने ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। अब इतना लिखने से यह ना विद कंटेम्प्ट, आपका ये वाला पोर्शन हट जाएगा, इसको इसने इक्वल दे दिया है, मतलब उसके हिस्से का ये आ गया, ऐसे मान के चलो। अब जो हमारा बचा रिमेनिंग पार्ट है, यू डिड इट रॉन्ग, दैट के बाद इसको हम लाएंगे, और दैट के बाद इसको लाएंगे। तो यहाँ पॉइंट है कि जितने भी रूल्स आप सीख के आए हो पीछे असर्टिव में, है ना, उसमें आपके मैक्सिमम 3 रूल्स थे जहाँ पर चेंजिंग होता था। और चेंजिंग होने के लिए पहला चेंजिंग था किसमें, आपका वर्ब का चेंज था, दूसरा चेंज है प्रोनाउन का चेंज था, और एक आपका आता है नियरनेस शो करते हैं, निकटता दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस को दैट करते हो आप। तो ये 3 प्रकार की बातें हैं, एक चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स, उनको चेंज करते हैं। अगर वो कहीं हैं तो वो सारे के सारे फॉर्मूला हमारा पीछे वाला ही चलेगा, असर्टिव वाला ही। मीन्स यहाँ तो कोई वो शो करने वाला है नहीं, निकटता शो करने वाला वर्ड, लेकिन प्रोनाउन और वर्ब दोनों हैं। तो हम जो पीछे सीख के आए हैं उसी के बेस पर हम इसको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ लिखा है यू डिड रॉन्ग। आप सब जानते हो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, और इसका फार्मूला भी पीछे गया होगा कि वो फार्मूला कहता है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी। तो पीछे एक इडियम और जाता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है और अंदर सेकंड पर्सन के सीरीज के प्रोनाउन आए होते हैं, तो फिर हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, क्या होता है जी, फिर ऑब्जेक्ट मानते हैं, अज्यूम करते हैं। अब ये अज्यूम करने की सीरीज है, ये भी कैसे करते हैं, मैं अभी भी बोला था, अगर आपको लगे तो ये हम टॉपिक फिर से सीख सकते हैं ना, लेकिन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है।
इसका क्या होता है कि अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन दिया है जैसे ही है, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट एज्यूम करना पड़े तो हम फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं। और कहाँ आता है वो ऑब्जेक्ट? हमेशा वर्ब के बाद आता है। ये एक्सक्लेम्ड हमारी वर्ब थी, इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और एज्यूम किया हुआ हमारा ऑब्जेक्ट होगा मी। जिसको हमने एज्यूम किया माना है उसको आप लिखें जरूर, है ना, ब्रैकेट में शो करें। ब्रैकेट में शो करने का ये मैंने ऐसे ना करें जैसे मैंने एरो करके कर दिया है ना, आप इसी के सीरीज में लिखें साथ ही। मैं आपको इसलिए अलग दिखा रहा हूँ कि आपको दिखे सही से, है ना, ये मतलब ये समझ में रहे। आप उसको उसी में लिखेंगे सेंटेंस की लाइन में ही। ऐसा लिखने से क्या होता है, बुक्स में कई बार ये नहीं आता लिखा हुआ, नहीं आता है, तो उसका मतलब ये है कि वो ये आपको ऑलरेडी, है ना, अंडरस्टूड कर देते हैं कि आपको पता होना चाहिए, पता है, ये मान लिया। लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो आप सब ये बात पे ध्यान दें कि बोर्ड एग्जाम में हमें जितना हो सके जो हमारा फॉर्मूला जिस पे हम चल रहे हैं जितना हो सके उसको एक्सप्लेन करके दिखाना होता है। एक्सप्लेन करने के दिखाने का मतलब है कि जो आपके एग्जामिनर्स होंगे जो चेक करेंगे कॉपी को आपकी, वो उससे जितना हो सके खुश हों, है ना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आपकी नोटबुक ही उनके सामने होगी, आप तो नहीं होगे। आप कितने अच्छे लगते हो, कितनी अच्छी बात करते हो, है ना, या कितने अच्छे परिवार से हो, ये वो नहीं, कॉपी में लिखा ही नहीं है कुछ भी। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो टीचर एग्जामिनर हैं वो आपकी नोटबुक से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए आप अपनी नोटबुक को ऐसा बनाएं कि वो आपको चीख चीख कर कहे, है ना, कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, और वो एग्जामिनर भी उससे मजबूर हो जाएं आपको अच्छी मार्किंग करने के लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम साइड से आपको बताएंगे ये धीरे धीरे। तो ये बात हो गई कि हम ये ब्रैकेट में जरूर शो करें आप, इससे एग्जामिनर को लगता है कि ये बच्चे को फॉर्मूला पता है, लिखा है, उसने लिख कर दिखाया। अब जब अंदर चलिए हम इस यू को चेंज करेंगे हम मी के अकॉर्डिंग। ठीक, वो सब्जेक्ट है तो हम मी का सब्जेक्ट लाएंगे, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। राइट, अब हमारा नंबर आ गया वर्ब का। वर्ब को चेंज करना है, वर्ब के लिए वो टेंस पे जानेंगे आप। ये पहला टेंस है, डिड हमारा आता है पास्ट के इंडेफिनिट में, और पास्ट के इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट का परफेक्ट क्या होता है जी, क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड लगा लिए हैं, ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा डन। रॉन्ग को आप ऐसे लिखिए, ये कोई ना तो प्रोनाउन है, ना ही कोई वर्ब है, और ना ही कोई निकटता सूचक शब्द है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है फिर? रॉन्ग, इस सेंटेंस में रॉन्ग पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हाई स्कूल में पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच, बताओ जरा जल्दी से सब, ये रॉन्ग इस सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच में है? फिर हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, हुर्रे का, है ना, जो मिस्टर अनस सैफी का, है ना, चॉइस है। ये बताओ जल्दी, रॉन्ग किस पार्ट ऑफ स्पीच में है? ये लिखा था यू डिड रॉन्ग, बाकी को मैं बता दे रहा हूँ। यू प्रोनाउन हो गया, जैसे डिड आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब। इसी तरह से आप बताएं रॉन्ग जो लिखा है ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, इस तरह बताइए जरा क्या पार्ट ऑफ स्पीच की वेबसाइट आएगी सिंटैक्स में जाकर, इसलिए ये आपको पता हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बताएं जरा कोई कमेंट करके भाई। हम्म देखो अगर पता हो तो जल्दी बताएं, है ना, नहीं पता हो तो आप नो कह दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, कोई शायद रेस्पॉन्ड तो आने, मैं ही बता देता हूँ, चलो। देखिए यहाँ ये देख लो, ये रॉन्ग बता किसके बारे में रहा है ना, ये रॉन्ग किसके बारे में बात कर रहा है, रॉन्ग बारे में बात कर रहा है इस डिड के। ये कह रहे थे कि तुमने गलत किया। तो गलत किया है वो जो किया, जो काम किया है वो गलत, और ये करना जो था ये वर्ब था। राइट, और वर्ब के बारे में जो बताता है, वर्ब के बारे में जो बताता है क्या होता है, वर्ब के बारे में बताने वाला एडवर्ब होता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसके पीछे होता है कि हम सिखाने के लिए आए हैं। लेकिन आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बताएं ज़रूर। देखिए प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो आप हमें पता कैसे चलेगा, हाँ, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि ऐसे, है ना, चुटकी बजाएं या छड़ी घुमाएं जादू की और एकदम से मालूम चल जाए कि ये प्रॉब्लम है। आप बताइए, अपने सवाल करें ज़रूर कमेंट में, हम आप बताया करो, और वैसे भी आप टीम को बता सकते हो ना बाई फ़ोन, तो आपके सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो ये एडवर्ब वर्ड था, वैसे ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जनरली पूछ लिया सही।
अगले चैप्टर्स में ज़रूरत पड़ती है आगे सिंटैक्स में जाकर। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस बना, ये इनका सेंटेंस था अंशी का। तो बताइए अंशी, आप कन्फर्म हैं इसमें? आगे बढ़ें, फिर हम अनस सैफ़ी का लेते हैं सेंटेंस। मुझे बता दो एकदम, आपका अगर ये क्लियर है या कुछ पूछना है ये बता दो, ठीक है? फिर हम अगला सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे लिखा है अगला हम लिख लें तब तक। कमेंट में मुझे बता दो ये क्लियर है, हम आगे बढ़ जाएंगे फिर, है ना? थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम लगती है शायद, है ना, देर से आता है कमेंट। ठीक है जी, कन्फर्म, चलो बढ़िया बात। आइए फिर हम देखिए इनका, मिस्टर अनस सैफ़ी हैं, इनका देखते हैं। इन्होंने पूछा था हुर्रे का सेंटेंस, ठीक है? ये लिखा है आपके सामने, देखिए लिखा है द प्लेयर सेड टू हिम, और लिखा है हुर्रा यू हैव डन डन वेल। सबसे पहले आप कोशिश किया करो कि ये सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाओ। अगर सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाओगे तो उससे एक फ़ायदा मिलता है। मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है एक चैप्टर, आप सुने होंगे फर्स्ट ईयर में ज़रूर सब, ट्रांसफॉर्मेशन आता है फर्स्ट ईयर में भी, इंटर में भी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये बहुत स्पेशल बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है? इसको स्टार्टिंग में रखा है, बस उससे अलग रख दिया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, वो सेंटेंसेस के रूप से बदलता है, रूप बदल देता है। लेकिन क्या होता है, आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत ज़रूर, कि वो रूप बदलता है, सिर्फ मीनिंग नहीं बदलता है। मतलब मीनिंग का मतलब वही सेंस पे जाएं आप, मैंने लिखा था ना अभी, मीनिंग अलग होता है सेंस, तो सेंस है लास्ट चीज़। तो यहाँ क्या होता है, सेंटेंस डायरेक्ट में जैसा है, जो बात डायरेक्ट में उसमें कह रहे थे सेंस में, जो सेंस डायरेक्ट का था वही इनडायरेक्ट का होता है। बात तो वही है, अब भी क्या होता है, बस वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि हम सेंस अगर निकाल रहे हैं तो बड़ा अच्छा होगा, सेंस निकालेंगे तो और अच्छे से मतलब हमें क्लियर हो जाता है। देखिए हमारा हुर्रे वाला सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है द प्लेयर्स सेड टू हिम हुर्रा यू हैव डन वेल। मीनिंग आ रहा है कि हुर्रे बोला उन्होंने, और फिर कह रहे हैं यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है, तुमने अच्छा किया है, ठीक। अब हम पढ़ के आए पीछे के, जहाँ हुर्रे होता है तो उसमें क्या है, खुश होता है कोई बोलने वाला। आप लोगों ने मैच खेला होगा ना, नहीं खेला तो देखा तो ज़रूर होगा। कई बार क्या होता है, मैच जब जीत जाता है, जो जीतने वाली विनर टीम, कहिए उसको विनर टीम है, तो देखते हो ना आप क्या होता है, स्टंप उखाड़ लिया है ना, ऐसे बैट वैट लेके भाग रहे हैं और हुर्रे, या किसी को ऐसे जो भी जी में आ रहा है वो कर रहे हैं मन में, हैं। ये वो एक्शन है, ठीक है? या वो क्षण कहिए, वो इमेजिन कर लीजिए वो सीन है कि जब कोई मैच जीत जाता है तो फिर ऐसे करता है वो, है ना? ये हुर्रे का मतलब वैसे ही है कि आप कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड ही होती हैं, ठीक है? किसी को ऐसे आप गले पे लगा लिए हैं, या किसी के पीठ पे चढ़ गए हैं बैठ के किधर, कुछ ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, इसलिए एक्सक्लामेटरी में इन वर्ड्स को रखा गया है। तो सीन वो है कि मैच जीत गए हैं किधर, और जीतने में किसी एक प्लेयर ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाया है ना? होता ही ऐसा कई बार, कभी कभी बैट्समैन चल जाता है, कभी बॉलर चल जाता है, तो उसको बाकी लोग जो है ना, टीम तो सारी जीती है, तो उसको बड़ा ही, है ना, सब लोग ऐसे मानो कि कांग्रेच कर रहे होते हैं, उसको बधाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ जो हमारा वो जीतने वाला जो मेन प्लेयर जिसने, है ना, अपना भूमिका निभाया मेन, वो है हिम, जिसको ये बोला जा रहा है ना? ये सब प्लेयर्स हैं, ये सब प्लेयर उसको कह रहे हैं, ठीक। अपने टेबल में जाइए, जो हमारे पास टेबल थी वहाँ हमने क्या बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड, और हुर्रे को हटाने के लिए बोला था वहाँ पे हमने विद जॉय, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाली बात मैं फिर से एक बार लिखाऊं कि ये लिख लिया करो आप साथ में, ऑब्जेक्ट अगर हो तो कहीं, है ना? और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बाद, जैसे द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड हिम, अब वो चीज़ें पीछे लिख लेंगे, है ना, विद जॉय, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है, इसका स्थान है, वो मेन वर्ब के जस्ट बाद ही होता है ये यहाँ पर। और विद जॉय क्या है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो इसके बारे में बता रही हैं, वर्ब को ही बता क्वालिफाई कर रही हैं, एडवर्ब फॉर्म में है ये, तो ये पीछे जाएंगी। अब हम लगा लेंगे कंजक्शन दैट, ठीक है? इतना करने से ये हुर्रा वाला हमारा पोर्शन ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया इसने एक्सक्लेम्ड विद जॉय ने, राइट? अब जो हमारा पीछे बचा सेंटेंस है यू हैव डन वेल, ये अभी भी असर्टिव है, पहले की तरह ही है ना, यू डिड रॉन्ग था, सेम वही है, यू हैव डन वेल, इसको असर्टिव फॉर्म में है ही पहले से, उसी क्रम में चेंज करके लाना है।
अब देखिए यू फिर आ रहा है, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट है अब की बार पहले से ही, हिम। अब हिम को जब के अकॉर्डिंग चेंज लाएंगे यू को, यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट आ जाएगा, और हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब की बार टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है, डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। अब ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा। हम्म अब देखिए सारा सेंटेंस है, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड हिम विद जॉय दैट ही हैड डन वेल। ओके, अब मुझे बताओ फिर आप इसके अलावा क्या चाहते हैं, है ना। ये हमारे दोनों सेंटेंस हो गए, इसके अलावा और भी कोई आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो किसी और सेंटेंस के बारे में तो बताओ, नहीं फिर मैं अपनी तरफ से दिखाता हूँ कुछ। फास्ट करिए है ना जरा, अगर आपको ये क्लियर है पहले तो ये बता दो, या इसके अलग जो पूछना है वो बता दो आप, और नहीं है तो फिर मैं आगे अपनी तरफ से हम बताएंगे। बताइए भाई ज़रा, थोड़ा बताएं तेज से, कमेंट करो ना। कमेंट करने का पॉइंट ये है जी, आप सोच रहे होगे ना हमें थका रहे हो आप कमेंट करा करा के, तो कमेंट करने का ये है कि रेस्पॉन्ड मिलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। फिर हम उसी लाइन पे चलते हैं। आप ये समझ के चलें कि हम पे तो कई सारे रास्ते हैं। ऐसे मान लो डॉक्टर वाला मैटर है ना, बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारे मेडिकल में, क्लिनिक में, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है वही वाली दवाई मिलेगी, और वो दवाई कब मिलेगी, जब आप अपना बताएंगे, है ना, हमें ये वाला प्रॉब्लम है। चलिए बहुत अच्छी बात, आप कह रहे हैं क्लियर है। कोई इसके अलावा दूसरा सेंटेंस जानना चाहें जो मैंने लिखे थे तो देख लीजिए, नहीं फिर हम एक, अब मैं अब दिखा रहा हूँ अपनी तरफ से आपको जो हमें और देखना चाहिए आए को। ओके वेरी गुड, क्लियर है। चलिए ये अच्छा लगता है, देखिए जब आप बोलते हो क्लियर है ना, तो टीचर को बड़ा अच्छा लगता है कि उसका जो भी उसने पढ़ाया सुन रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात। देखो अब मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, है ना, जो एक्साइटिंग भी हो सकती है। देखिए एक सेंटेंस लिखा है ये जो सेंटेंस हम देखेंगे, इस सेंटेंस को देखने का टारगेट हमारा ये है, या कहिए इसको देखने का प्रॉफिट फ़ायदा क्या है ना, कि ये शॉर्ट सेंटेंस होता है, और इसी आपके इसी टॉपिक में आता है शॉर्ट सेंटेंसेस। और शॉर्ट सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्पीकिंग लैंग्वेज में आते हैं, बोलने में। जब हम लास्ट टॉपिक पे जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो वहाँ एक टॉपिक आएगा आपका डायलॉग्स, सबसे लास्ट टॉपिक डायलॉग सेंटर में। फर्स्ट ईयर में नहीं है ये ना, इंटर में ही है डायलॉग्स। तो वहाँ पर आप, मैं आगे सिखाऊंगा, है ना, शायद अगर ये क्लास चलेगी हमारी तो हम पहुँचेंगे वहाँ तक। तो डायलॉग्स में क्या होता है, वहाँ एक बात बताई जाती है, ये भी सुन लो आप थोड़ी सी, है ना, और आप सब जानते भी होंगे कि जब हम बात करते हैं आपस में, कन्वर्सेशन हो रहा है हमारा बीच में, जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ बातें नहीं कहते, या सेंटेंस ना कहकर कई बार हम संकेत का प्रयोग कर लेते हैं, इशारा कर देते हैं किसी को। ठीक है, जैसे मान लो आप कहना चाह रहे हो कि मुझे नहीं जाना आप चले जाओ, तो हम ऐसे हाथ हिला देते हैं ना, मुझे नहीं जाना आप ही चले जाओ। अब हमने ये हाथ तो हिला दिया है, मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वहाँ तो हिला दिया। लेकिन साहब जब आप इसको लिखना चाहो मान लीजिए, तो उसमें तो हाथ नहीं हिलाएंगे, लिखने में तो सेंटेंस आएगा पूरा, इस बात का हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है कि बोलने वाला जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि हम वहाँ पे इंडिकेशंस यूज़ कर लेते हैं, इशारे। लेकिन जब हम लिखते हैं इन अ रिटन लैंग्वेज, वहाँ हम इंडिकेशन तो दे नहीं सकते, वो तो नॉन लिविंग चीज़ है। ठीक, तो वहाँ क्या होता है, हमें सेंटेंस वर्ड्स ही यूज़ करने पड़ते हैं उसी इंडिकेशन के लिए, इसलिए वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब वो बात हम सीख रहे हैं इधर, ठीक है। देखिए क्या है लिखा है, द बॉय सेड, और इतना लिखा है बस, वेल डन। आपने ये बहुत सुना होगा, कई बार हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, साथी को बोल देते हैं वेल डन, वेल डन। अब ये बोल तो हमने दिया वेल डन, राइट, लेकिन इसको अब इधर कैसे लाएं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिल्कुल, वेल डन। अब देखो ये बनाना पड़ेगा अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जब भी आपको ये शॉर्ट में मिला है, तो आप इसकी थ्योरी पर जाएं कि ये शॉर्ट है जैसे, तो अगर ये फुल क्या होता, मान लीजिए हमें कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ता कहीं वहीं पर भी, जो हमने ये वाली बात बोली है, तो हम क्या कहते। अब देखो ये हम ये कहते हैं, जैसे पहले तो उसको सोच लो, वेल डन जो बोला गया है, ये वेल डन अच्छे के लिए बोला गया हो, ये तो कन्फर्म है, किसी ने अच्छा काम किया है, आपने बोल दिया वेल डन, बहुत बढ़िया। वेल डन का मतलब है बहुत अच्छा किया, ऐसे। तो वो उसका जो फुल सीरीज है वो हमें अलग से लिख लेना चाहिए, दिमाग में समझ लेना चाहिए क्या है वो। इसका जो फुल सीरीज होता है वो ये है,
यू हैव डन वेल। अब इस सेंटेंस के क्या होता है, इसके स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें और लिखी हो सकती हैं ना, जैसे मैं थोड़ा और इसको एक ही सेंटेंस के जरिए आपको और चीज़ें भी मिल जाएंगी। देखिए यहाँ इसके पहले लिखा हो सकता है ब्रेवो। आपको किसी में ब्रेवो का पूछा ही नहीं है ना, ब्रेवो भी एक बहुत शानदार टॉपिक में से है ना, आपको परेशान करने वालों में से ब्रेवो भी हो सकता है। अब ये देखो ऐसे मान लीजिए लिखा है द टीचर सेड, और हम इसको चेंज कर ले रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। द टीचर सेड लिखा है ब्रेवो वेल डन। ब्रेवो का मतलब क्या हो रहा है जी, शाबाश, बहुत अच्छी बात। आगे लिखा है वेल डन, ब्रेवो, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ सबसे पहले आप एक थ्योरी और समझ के चलिए कि जब जब ब्रेवो आएगा इसकी एक खास बात और होती है कि जब जब ब्रेवो आएगा तो ये हमेशा हाई पोस्टेड लो पोस्टेड को बोलेगा। ये मतलब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से बोलेगा। अभी बड़े छोटे का मतलब उम्र से नहीं है और कई बार उम्र को मान लो तो उम्र का हो सकता है, लेकिन ये कई वैसे नहीं है, इसका उल्टा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जैसे कोई छोटा बड़े को बोले, अब इमेजिन कर लीजिए पिताजी और कोई बेटे हैं उनके, है ना, तो बेटे ने कोई अच्छा काम कर दिया है, पिताजी के अकॉर्डिंग वो चाहते थे ऐसा करे मेरा बेटा, उसने कर दिया तो पिताजी उसको शाबाशी देंगे, है ना, जनरली देखते हो आप शाबाशी देते हैं उसको कि बढ़िया अच्छी बात है ऐसे करो। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि पिताजी अच्छा काम करके आए हैं और बेटा शाबाशी दे रहा है पिताजी को, है ना, ये नहीं हो सकता है ना, इलॉजिकल बात हो जाएगी, साइंस ही नहीं करेगा, और वैसे भी देखें सोसाइटी के हिसाब से सूट भी नहीं करेगा ना। तो ये जरूर पॉइंट करें कि हमेशा जब भी शाबाशी किसी ने दी होगी तो यहाँ सब्जेक्ट में कोई ना कोई हाईएस्ट होगा और वो लोएस्ट से बोलेगा, ठीक है, जो उसका जूनियर है मतलब या कम पद वाला है। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब देखो वेल्डन को मैंने बोला था, वेल्डन जो छोटी होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका फुल फॉर्म होता है ये, फुल फॉर्म है यू हैव डन वेल। जब भी वेल्डन लिखा जाए तो आप समझ जाएं कि ये लिखा हुआ है, वेल्डन नहीं है, ये लिखा हुआ है। अब हम जाओ अपने टेबल में, ब्रेवो वाले में हमने क्या किया था, ब्रेवो वाले के लिए बोला गया था कि वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब एक नई आती है और उस रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है एप्लॉयडेड। एप्लॉयडेड और उसमें भी लिखा है भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है ना, वहाँ ये भी समझ के रखो कि ऑब्जेक्ट भी लिखा है। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का लिखना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी ये भी मैं बताऊंगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, टीचर बोल रहा है, किससे बोल रहा है ये भी लिखा नहीं है किधर। यहाँ समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट एज्यूम करने वाला मैटर फिर आ गया है। और यहाँ जो सीरीज होती है ऑब्जेक्ट एज्यूम करने वाली, कई बार क्या होता है कन्फर्म पोस्ट वाले लोग आ जाते हैं, जैसे टीचर एक कन्फर्म पोस्ट है, मीन्स टीचर किसी खास व्यक्ति से बात करता है और वो जो खास पर्सन है सामने वाला वो कौन है, वो स्टूडेंट है। टीचर का रिलेशन स्टूडेंट से होता है ना, ऐसे दुकानदार का ग्राहक से होता है, डॉक्टर का पेशेंट से होता है। तो अगर इनमें से कोई एक है तो दूसरे वाले को हम मान लेते हैं, राइट। जैसे टीचर है तो हमने यहाँ पर मान लिया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। इसकी पूरी सीरीज है, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसको बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट मानते कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है वैसे। द टीचर एप्लॉयडेड द स्टूडेंट, राइट। फिर उसमें लिखवाया मैंने अभी पीछे देख लीजिए आप चाहें कि लिखा है सेइंग दैट, सेइंग दैट। यदि किसी को लगे कि ये एप्लॉयडेड साहब बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा वर्ड हो रहा है ना, हमें स्पेलिंग में परेशान करेगा, तो इसका आसान भी है। आसान होता है इसका प्रेज्ड, चाहे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा ये प्रशंसा करना है ना। जो ब्रेवो है, ब्रेवो में हम जब बात करते हैं तो किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, और तारीफ करना ही प्रशंसा करना है, यही एप्लॉयडेड है। ठीक है, नॉर्मल वर्ड में प्रेज्ड भी बोलते हैं आप इसको, अप्रोसिएटेड भी कह सकते हैं, जो इजी लगे, है ना, लेकिन ये इसी सेंस में वर्ब यूज हो। इतना हो गया। अब देखिए अब आ जाओ अंदर। आप इतना करने से एप्लॉयडेड, सेइंग दैट, ये सब लिखने से ये ब्रेवो को रिमूव कर दिया जाएगा। ब्रेवो इसने ख़त्म कर दिया ऐसे मानो। अब हमारा बचा सेंटेंस है वेल डन, और वेल डन की फुल फॉर्म है ये यू हैव डन वेल। इसको चेंज करके लाना है इधर, यू को चेंज करके लाइए, स्टूडेंट के हिसाब से आ जाएगा जी ही। हैव लिखा है, हैव का सेकंड फॉर्म लाओगे तो हैड। डन दोनों में सेम रहता है और वेल को चेंज नहीं करेंगे। ओके, ये हमारा ये हो गया जी, ऊपर का सेंटेंस डायरेक्ट था, नीचे इनडायरेक्ट हो गया है। अब आप मुझे कोई अपना सवाल बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया है। और ये हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट है। ठीक है, अब आपके बस जो
कंप्लेन कह लो है ना, या जो भी आपके डाउट्स हैं उनका ही डिमांड होगा। बताइए, उनको बुलाओ, अजय को। ज़रा मुझे जल्दी से कमेंट कर दो कि कुछ पूछना क्या है अब, है ना। ये टॉपिक हमारा हमारी तरफ से पूरा है। आप जो पूछेंगे इसको तभी मैं और कुछ बताऊंगा। किसी इस एक्सक्लामेटरी को लेकर आपका जो भी डाउट है जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। आप क्या और जानना चाहते हैं इसमें, या ये कंफर्म है, ये मुझे बता दीजिए, ठीक है। सारे टॉपिक को ले लो, जो हम कल पढ़े थे वो भी और आज भी, सारा एक साथ जोड़ लीजिए आप, स्टार्टिंग टू लास्ट सारा एक साथ लेके आप मुझे बताओ कि ये सारा कंफर्म है या फिर कहीं कोई आपका डाउट, और जो डाउट है वो मुझे बता दो लिख के कि ये डाउट है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा फास्ट करें इस मामले में। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, है ना। प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि हमें उससे बल मिलता है, ऐसे मानो वो हमारी ताकत है। ठीक है, कई बार सुने होते हैं आप, कहानी किस्सों में आता है कि किसी का कुछ था ना, उधर से उसको पावर मिलती थी, ऐसे लाइट से पावर मिल जाती है कहीं किसी से, हैं। अनस सैफी कह रहे हैं कंफर्म है, सब कुछ क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। आपके पास बुक्स होंगी कोई सिलेबस की, तो उससे भी आप कोई सवाल देख के कर सकते हैं ना। कंफर्म है, चलो बहुत बढ़िया बात। अब देखो, और हम एक दो चीज़ें देखें क्या, आप बताइए, फिर न्यू टॉपिक होगा इसके बाद। एक मेरा सजेशन है आप सबके लिए। सजेशन ये है कि जो भी आपको रिकमेंडेड बुक हैं आपके पास आपके सिलेबस में, आपने सिलेबस में खरीदी हो सकती हैं, या कोई दूसरी भी बुक आप ले सकते हैं, आप फ्री हैं उसके लिए। तो उसमें उस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें पहले, जैसे इधर जो पढ़ाया जाने वाला है उसको आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको, या सारा पढ़ लो तो बड़ी अच्छी बात है, उससे आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, और जो आपके पास सवाल होंगे तो आप यहाँ उन्हें उठा सकते हो। और ये एक फैक्ट होता है कि जिनके पास सवाल हैं, समझ लें आप ये बात, जिनके पास सवाल हैं समझ जाइए कि वो सुनते भी हैं, वो समझते भी हैं, और वही सीख भी पाते हैं। क्योंकि सवाल जिस मन में सवाल उठ रहा है तो उसे उत्तर ही उसे ही चाहिए, उसको ही तो चाहिए आंसर। अब जिसके मन में सवाल ही नहीं उठ रहा है, कई बार देखते हो ना क्लास में होता है, टीचर ने जैसा कर दिया, बच्चों को कोई मतलब नहीं। आप पूछ रहे हो समझ में आ गया, बच्चा कह दे रहा है ठीक है जी, हाँ सर समझ आ गया, पूछ लो तो कुछ भी पता नहीं है। तो ठीक है, वैसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ आप जब बताओगे तभी हमें मालूम चलेगा, राइट। ये टॉपिक आपका कन्फर्म है। आज आप इतना करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक्स होंगी ज़रूर, है ना, आई होप बुक्स होंगी, तो उनमें एक्सरसाइज ट्राई करें, आप एक्सरसाइज ट्राई करें, और वहाँ जब जो प्रॉब्लम आए वो मुझ तक पहुँचाइए आप। ठीक है, और फिर मैं आपको ये कमिटमेंट के साथ कह रहा हूँ कि इस टॉपिक का कोई भी सेंटेंस आपकी समझ से बाहर नहीं होगा अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है अभी फिर है, आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप ऊंची ऊंचाइयों तक जाएं, और जिस टारगेट से हमसे जुड़े हैं आप, आपको वो ज़रूर प्राप्त हो। ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुने। थैंक यू।